हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सी सेट सेशन के अंदर। एंड आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज विद रिगार्ड्स टू डेटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है डीआई, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। कई साल ऐसे भी देखे गए जहां पर मल्टीपल क्वेश्चन इस टाइप के हमें देखने को मिले, वेयर एज कुछ साल ऐसे भी थे जहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछे गए। एक्चुअल में क्या है ना कि डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस आजकल थोड़े कम आ रहे हैं यहाँ से, पर इनडायरेक्ट वे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। एंड इनफैक्ट कुछ ऐसे मिसलेनियस चीजें भी होंगी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो आज हम सेशन में अच्छे से पढ़ लेंगे, जो हमें और चैप्टर्स के अंदर काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि डेफिनेटली क्वेश्चन पे तो फोकस करना ही है। जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास के स्टार्टिंग लेक्चर में बताऊंगा, मतलब स्टार्टिंग के जो 20-25 मिनट होंगे, उनमें जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, वो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके और सेशंस में या और चैप्टर्स में बहुत ज्यादा मदद कर देंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे ही। एंड इनफैक्ट जैसा मैं आपको बताता भी हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो कि एडिशनल क्वेश्चन होंगे, उनको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। क्लियर है ये बात? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये सेशन टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, इस पे आप जा सकते हो। कमिंग बैक, बात करें, देखो टॉपिक का नाम क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब नाम ही क्या है, इंटरप्रेट करने के रिगार्डिंग है, राइट? इंटरप्रेट करने के रिगार्डिंग है डेटा को। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, आजकल तो हम बोलते ही हैं कि डेटा इज अ न्यू ऑयल, हर जगह हम डेटा की बात करते हैं। तो ऐसे टॉपिक के अंदर हमारे सामने ना बहुत सारा डेटा प्रेजेंट होता है। उस डेटा को हम एनालिसिस करके एक प्रॉपर कंक्लूजन तक हमें रीच आउट करना होता है। यही ओवरऑल डीआई का एक पूरा आइडिया है। यानी कि हमारे सामने कोई ग्राफ बना हो सकता है, हमारे सामने कोई टेबल गिवन हो सकता है, कुछ भी इस तरह से कोई सर्कल की फॉर्म में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो सकती है। उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, एंड जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको अकॉर्डिंगली हम यहां पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये है डीआई का मीनिंग। ठीक है, ये बात तो चलो हमें समझ आई। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है ना, कि कई बार ना यहां पर ये जो टॉपिक है, इसका जो लिंकेज है वो आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 के साथ भी कई बार देखने को मिल जाएगा। क्या मतलब इस चीज का? देखो, जीएस 1 के अंदर आप कई सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, जैसे आप लोगों ने ना इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर, आप लोग पढ़ते हो डिसइन्फ्लेशन डीफ्लेशन के बारे में, आप लोग पढ़ते हो डिपेंडेंसी रेशो के बारे में, आप लोग पढ़ते हो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अब होता क्या है ना, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर वो आपका सी सेट इनकॉर्पोरेट कर देगा। मीनिंग मीनिंग ये है कि लेट से अगर मैं बात करूं कि हमारे सामने मान लो एक ग्राफ दे रखा है, एंड यहां पर आपको दे रखा है कि इन्फ्लेशन का कैसे कैसे चेंज हुआ, एंड यहाँ पे टाइम दे रखा है आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड वाई एक्सिस के ऊपर आपकी इन्फ्लेशन का ग्राफ दे रखा है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि मान लो कुछ ग्राफ ऐसे गया, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या डिफ्लेशन था हमारे सामने या डिसइन्फ्लेशन था, या क्या उसको बोल सकते हैं। तो देखो, आप लोग एक डेटा को तो एनालाइज कर लोगे कि कितने परसेंटेज चेंज आया या जो भी आया, पर ये कह पाना कि डिसइन्फ्लेशन था या डिफ्लेशन था, उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर ना एक ऐसा टॉपिक है डीआई जहां पर आपको जीएस पेपर 1 का जीएस पेपर 2 या सी सेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज देखने को कई बार क्वेश्चंस में मिल सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा जब भी हम डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहली चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब भी आपके सामने कोई भी डेटा प्रेजेंट हो, उसके आपने एक्सिस को बहुत ही ध्यान से देखना है। एक्सिस का मतलब क्या है, यहां पर आप समझिएगा। लेट से मैं एक कोई आपके सामने कोई टेबल की बात कर देता हूं, राइट? कुछ भी मैंने आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन दी, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, लेट से 30, 59, राइट, 27, 24, ठीक है, 18, 79, ऐसे कुछ डेटा है। अब ये डेटा हो सकता है कि आपको समझ आ रहा हो कि यार शायद कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, बट बिफोर एंटरिंग इनटू कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, आपको पहले ये जानना होगा कि यहां पर इसके एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीजें दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, उसने हमें मेंशन किया हो सकता है कि यहां पर ये जो चीज मेंशन है इस साइड के अंदर, वो आपको मेंशन कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। लेट से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मंथ के बारे में, ये अप्रैल मंथ हो गया,
ये मई मंथ हो गया, ये जून मंथ हो गया, एंड इसी तरह से ये कुछ क्वांटिटी 1 है आइटम की और ये क्वांटिटी 2 है। अब जैसे ही आप लोगों ने ना ये नंबर्स पढ़े, तब आपको समझ आने लग गया कि इस पर्टिकुलर टेबल में आखिर मेंशन क्या किया जा रहा है, किस बारे में बात करी जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो ये है कि जब भी आपके सामने डीआई का क्वेश्चन आएगा, आपको ये एक बार जरूर पढ़ना है कि उसकी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस क्या डोनेट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ ये भी है, कई बार पता क्या कहता है वो, कई बार यहां पर ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना वो ये पूछ ले कि अप्रैल के अंदर Q1 की वैल्यू क्या थी। अगर ऐसा कुछ दे दिया तो आप बोलोगे हाँ सर अप्रैल के सामने Q1 आपका 30 है और आपका ऑप्शन नंबर ए 30 होगा, और आप उसको टिक मारकर फटाफट आगे भाग जाओगे। पर कई बार पता क्या होता है, बच्चे पता कहां गलती कर देते हैं, कई बार ना इसके नीचे फुटनोट लिखा होता है। फुटनोट पता क्या होता है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, वो ऐसे यहां पे ब्रैकेट में लिख देगा, ब्रैकेट में लिख देगा द गिवन क्वांटिटीज आर टू बी टेकन इन थाउजेंड्स, और आपका आंसर गलत हो गया। पता है क्यों? यहां पर ये वैल्यू 30 तो लिख रखी है, पर उसने जब फुटनोट में क्या मेंशन कर रखा था कि ये वैल्यू मैंने थाउजेंड्स में दे रखी है। तो एक्चुअल में अगर आपका ऑप्शन सी यहां पे 30 इंटू 1000 अगर ये आंसर ऑप्शन में होगा तो ये करेक्ट आंसर बनेगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। कई बार उसने ये चीज गड़बड़ करवाई है बच्चों के साथ, एंड जो स्टूडेंट थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं वो गलत कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बिल्कुल एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं, आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या मेंशन्ड है, ये मंथ की बात करी गई है और ये क्वांटिटी की बात करी गई है। सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है, कुछ फुटनोट होता है आप उसको गो थ्रू करोगे, फिर आपको जो डेटा गिवन है ना उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, उसको समझने की, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करोगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं टेबल फॉर्मेट के अंदर, इनको बोलते हैं हम कि डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टेबल्स। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब कुछ और तरीके जहां पर वो आपको गलत करवाने की कोशिश करेगा। लेट्स से मैं आपको बोल देता हूं, जैसे ये आपके सामने एक पूरा का पूरा आपके सामने टेबल है। अब हो सकता है इससे पहले उसने मार्च का भी डेटा दे रखा हो, उसने आपके सामने फरवरी का भी डेटा दे रखा हो, एंड जनवरी का भी डेटा दे रखा हो। ठीक है। अब यहां पर गलती पता कैसे करवाएगा, वो आपसे पूछेगा कि हमें ना, जैसे मान लेता हूं मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड ही कर देता हूं, लेट्स से मैंने आपको डेटा थोड़ा सा और एक्सटेंड करवा दिया ऐसे। ठीक है, जनवरी से मैंने स्टार्ट करवा दिया एंड जनवरी में भी कुछ डेटा था, राइट। इस तरह से यहां पर भी कुछ ना कुछ डेटा था। ठीक है। अब आपसे ना क्वेश्चन में लेट्स से वो पूछ रहा है कि हमें ये बताइए कि इस पर्टिकुलर, हमें ये बताइए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Q2 इन फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर उसने लिख दिया फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अब कुछ बच्चे ना इस चीज को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, उनको लगेगा सर फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, वो Q2 ये देखेंगे, अच्छा Q2 ये था, और इसको आंसर कर देंगे। पहली बात तो ये गलत है। पता है क्यों गलत है? क्योंकि उसने बात करी है फाइनेंशियल ईयर की, और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की तो आप समझते होंगे यार फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च तक जाता है। तो पहली गड़बड़ तो आपने यहां पे कर दी कि आपने फाइनेंशियल पढ़ा ही नहीं, आपने ईयर को पढ़ लिया शायद। नॉर्मली हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं जनवरी से जब कोई स्टार्ट होती है, पर यहां पर उसने स्पेसिफिकली मेंशन करा है फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना, वो आपका आ जाएगा अप्रैल। फिर बाद में कुछ बच्चे इसका आंसर 59 टिक कर देंगे, वो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? अरे यहां पे लिखा था ना थाउजेंड्स, तो एक्चुअल में जो सही आंसर आएगा वो आएगा 59,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस तरह से आपको क्वेश्चन को बहुत ही अटेंटिवली पढ़ना है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, पर जल्दबाजी के चक्कर में हमें लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट करके आगे निकलते हैं, एंड उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ साथ ना आपको बताता रहूंगा कि क्या टेंडेंसी रहती है मिस्टेक करने की, ताकि आप वो गलती ना करो एंड बाकियों की गलतियों से आप वो सीख सको, राइट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे टेबल्स के, मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा खूब, अभी के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हो। चलो ठीक है, ये बात होगी आपके टेबल्स की। इसी तरह से ना आपके अलग अलग तरीके से ग्राफ हो सकते हैं। ग्राफ किस तरह के हो सकते हैं? आप लोगों ने जैसे बार ग्राफ्स के बारे में सुना होगा, राइट। इस तरह से आपके
बार ग्राफ्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है बार ग्राफ के अंदर, बार ग्राफ के अंदर भी कोई आपका डेटा हो सकता है, सेम चीज आपको बार ग्राफ में करनी है। लेट्स से अगर मैं यहां पे एक चीज डोनेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर राइट मेरी यहां पे कितनी ज्यादा सेल हुई है, इस तरह से। तो मैं कुछ ऐसे करूंगा कि लेट्स से यहां पर मैंने बात करी 2023 की, और 2023 की सेल को मैंने ऐसे डोनेट कर दिया, और यहां पे कुछ वैल्यूज थी 100, 200, राइट 300, इस तरह से कुछ वैल्यूज थी। तो ये आपका बार ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही 2024 का आप यहां पे दिखा सकते हो, राइट। अब बार ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, वहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले आप पढ़ोगे कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या चीज मेंशन्ड है। जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे साल मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है कितनी सेल हुई, किस प्रोडक्ट की हुई, वहां से आपको एक अच्छा आइडिया मिलने लग जाएगा। पहले आपको यही करना है, फिर आपको फुटनोट गो थ्रू करना है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप डेटा को एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ये होता है आपका बार ग्राफ के बारे में। कई बार पता क्या होगा, कई बार वो आपको मल्टीपल डेटा देने लग जाएगा कि है बार ग्राफ ऐसे ही, पर साथ साथ में मेंशन कर देगा कि ये वाला जो है, जो येलो के साथ रिप्रेजेंटेड है, ये आपका प्रोडक्ट ए है। उसी तरह से यहां पर जो ऑरेंज के साथ रिप्रेजेंटेड है वो प्रोडक्ट बी है। तो ऐसे वो आपको और शो कर देगा इस तरह से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे या मल्टीपल चीजें भी आपके बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करी जा सकती हैं। चलो ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हुई कि बार ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। कई बार इसके अलावा आपका लाइन ग्राफ आ जाता है। लाइन ग्राफ ना एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइन ग्राफ आपके ट्रेंड को शो करता है। किस चीज को? नॉर्मली ट्रेंड को दिखाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों के मार्क्स की अगर मैं बात करूं कि आपने कुछ एग्जाम्स दिए होंगे, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं एग्जाम नंबर की, मान लो पेपर्स की बात कर रहा हूं, और यहां पर बात कर रहा हूं आपके मार्क्स की। तो आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो कि जो मेरा पेपर 1 था, यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे जो पेपर 1 था उसमें मेरे इतने नंबर आए, पेपर 2 में मेरे नंबर बढ़ गए, पेपर 3 में नंबर कम हुए, पेपर 4 में और बढ़ गए, पेपर 5 में कांस्टेंट रहे। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये एक पर्सन के मार्क्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इतने इतने मार्क्स उसने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 में मार्क्स उसने पाए। इस तरह की चीजों को बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ का मीनिंग तो समझ आ गया। पर आप एक बार नोटिस कर रहे हो, यहां पर ना आपने एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी है, तो इसलिए लाइन ग्राफ बोला गया। लाइन ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप समझना इस मुद्दे को पहले, लेट्स से मैं आपको कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी, ऐसे कुछ मैं आपको ना एक लाइन बना रहा हूं, तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे? सर ये लाइन के ना नंबर्स क्या हो रहे हैं, ये लाइन के नंबर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको मैं एक तरह से बोलूंगा कि एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्यों? क्योंकि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, पिछले बार के मुकाबले में बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से अगर कुछ ऐसा ग्राफ आ गया तो इसको मैं डिक्रीजिंग कह सकता हूं, क्योंकि हर बार जो वैल्यू है वो अपने आप में मुझे डिक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जो कम हो रहा है डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है इंक्रीजिंग। पर कई बार ना क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे मैं बात करूं नॉन इंक्रीजिंग। क्या वर्ड यूज किया मैंने? नॉन इंक्रीजिंग। व्हाट डज दिस मीन? नॉन इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि भाई बढ़ नहीं रहा, यही होता है, बढ़ नहीं रहा। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों नहीं कह देते, डिक्रीजिंग क्यों नहीं कह देते इस चीज को? नहीं, डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग दो अलग अलग चीजें हैं। समझना इस चीज को। यहां पर ना लेट से मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, और ये ग्राफ कुछ ऐसे है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो, अगर आप यहां पर इस वाले रीजन को नोटिस करो, ये वाला, यहां पर क्या मैं इसको डिक्रीजिंग कह सकता हूं? हाँ बिल्कुल, यहां पे वैल्यूज कम हो रही है। इस वाले रीजन को मैं क्या बोलूंगा? ये वाले रीजन को आप बोलोगे सर इस वाले रीजन में तो वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पे तो बदल ही नहीं दे, इसको मैं कांस्टेंट बोल दूंगा। एंड ये वाला जो एरिया होगा यहां पर फिर से डिक्रीजिंग है। तो हो पता क्या रहा है, ये पूरा जो मैंने आपको यहाँ पे सामने बनाया, यहां पर या तो क्या हो रहा था, यहां पर या तो वैल्यूज कम हो रही थी या फिर कांस्टेंट रह रही थी, कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस पूरे रीजन में कभी भी वैल्यूज इंक्रीज नहीं हुई, या तो कम होगी या उतनी ही रही। तो हम इसको ना डिक्रीजिंग नहीं कह सकते। पता क्यों नहीं कह सकते डिक्रीजिंग? क्योंकि यहां पर बीच में कांस्टेंट वाला टर्म आया था ना, बीच में कांस्टेंट वाला सिचुएशन आई थी, बिल्कुल आई थी। तो इसको हम डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे क्या? हम इसको कहेंगे नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? नॉन इंक्रीजिंग का मतलब सिंपल सा है, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है कि या तो भाई आपका ये जो कर्व है
जो भी आप बना रहे हो, या तो ये डिक्रीजिंग है या फिर ये कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, बढ़ नहीं रहा। बढ़ नहीं रहा का मतलब क्या होता है कि या तो उतना ही रह रहा है या कम हो रहा है, बस वही लिखा है, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से एक सेकेंड, इसी तरह से एक चीज और हो सकती है, राइट? एक सेकेंड रुक जाओ। इसी तरह से आपकी एक चीज और हो सकती है जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, जिसको मैं बोल सकता हूं नॉन डिक्रीजिंग। क्या वर्ड हो सकता है आपका? वर्ड हो सकता है आपका नॉन डिक्रीजिंग। अब आप पूछेंगे सर नॉन डिक्रीजिंग का अर्थ क्या होगा? नॉन डिक्रीजिंग का अर्थ सिंपल सा ये है कि मान लो जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, या तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू या उतनी ही रह रही है, राइट? ऐसे कुछ हो रहा है। अब यहां पर हर जगह के ऊपर ना लगातार इंक्रीज नहीं है, कुछ जगह पे इंक्रीज है, कुछ जगह पे कांस्टेंट है, कुछ फिर इंक्रीज है, फिर कांस्टेंट है। तो यहां पर पता क्या है, यहां पर या तो वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या फिर आपकी वैल्यू कांस्टेंट हो रही है। ऐसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? नॉन डिक्रीजिंग। कि भाई कम नहीं हो रहा, वैल्यूज जो है वो कम नहीं हो रही, या तो उतनी ही रह रही है या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डिक्रीजिंग। ये टर्मिनोलॉजी आपको ना बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं ना होंगी तो कहीं ना कहीं आपको समझने में, चीजों में दिक्कत आ सकती है। क्लियर? ऑल ओके यहां तक? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे एक चीज होती है यहां पर रेंज। ये रेंज वर्ड कई बार आपने सुना होगा कि आखिर रेंज का मतलब क्या होता है। कई बार ना आपको वो क्वेश्चन में दे देगा कि भाई इस चीज की आप रेंज बताओ। सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से मैंने आपको एक चीज बोली, जैसे आप लोग भी कई बार ना, जैसे लैपटॉप मेरे सामने पड़ा हुआ है, कई बार आप लोग लैपटॉप खरीदते होंगे तो आपसे कोई पूछता होगा यार कि आपकी रेंज क्या है, तो आप बोलते होंगे यार 30-35 हजार की रेंज है मेरी। पर यहां पर अगर मैं रेंज की बात करूं ना यार, समझना, यहां पर लेट्स से आपने कहा कि मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूं जो इसकी वैल्यू 30 हजार से लेकर 35 हजार के बीच में हो, समथिंग ऐसा कुछ। तो रेंज अगर निकालनी हो ना तो आपको यहां पर क्या निकालना होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू। कि मतलब मिनिमम कितने का मैं लूंगा? मिनिमम तो 30 हजार का लूंगा, और एक मैक्सिमम वैल्यू भी है मेरी, इससे ऊपर तो मैं नहीं खरीद सकता भाई, इतना ही है मेरे पास पैसा लैपटॉप खरीदने का। तो ये मेरी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर इस केस के अंदर हमने क्या देख लिया? मिनिमम वैल्यू 30 हजार है, मैक्सिमम वैल्यू 35 हजार है। तो कोई आपसे पूछेगा कि इस केस में रेंज क्या होगी, तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है। आप मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू हटा दोगे, माइनस कर दोगे बेसिकली, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर रेंज। इस केस में कोई आपसे रेंज पूछेगा तो 35 हजार मैक्सिमम आपकी वैल्यू थी, मिनिमम थी आपकी 30 हजार, तो आपकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 5 हजार। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं रेंज के ऊपर कि रेंज बता दो इसकी, डायरेक्टली आप इसको बता सकते हो कि हाँ रेंज इस तरह से आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, दैट इज इट। कुछ नहीं और करना। कोई भी ग्राफ दिखा दे, टेबल दिखा दे कि टेबल के अंदर ये वैल्यूज इतनी इतनी, मान लो जैसे ना टेबल की हम बात कर रहे थे, हमने देखा था ना कैसे टेबल हुआ। तो टेबल में मान लो कोई आपसे बोलता है कि भाई जनवरी महीने में इतना बिका, 80 माल बिका, यहाँ पर 60 बिका, यहाँ पर 35 बिका, यहाँ पे 55 बिका, राइट, यहाँ पे 25 बिका। इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यूज हैं और आपसे पूछा जाए कि इसकी रेंज बता दो। कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि इस डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 80, मिनिमम वैल्यू कितनी है 25, तो माइनस कर दो 80 माइनस 25, दैट विल बी योर 55। तो रेंज इसकी 55 आ जाएगी, बात खत्म। और कुछ नहीं करना इस केस के अंदर। क्लियर है ये बात? ठीक है, रेंज क्लियर हो गया। इसके अलावा ना एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्लोप। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है स्लोप के बारे में? देखो स्लोप बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था वैसे तो। जैसे ना मान लो एक कर्व ये है, ठीक है, और दूसरी मैंने आपको यहां पे एक और यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए बनाई, यहां पर कुछ इस तरह से, राइट। अब यहां पर अगर आपके सामने ऐसा कुछ ग्राफ है, राइट, अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला ना धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन वाला धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, पर जो येलो वाला है, येलो वाला बहुत तेजी से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब हम बात करते हैं ना कि कौन सी वैल्यू कितनी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, उसी चीज को हम बोलते हैं स्लोप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कोई आपसे पूछे कि येलो वाले की स्लोप ज्यादा है इस केस में या ग्रीन वाले की, द आंसर विल बी द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व 2 इज ग्रेटर देन कर्व 1। बेसिकली सिंपल सा चीज है, कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, किस रेट से कोई चीज बदल रही है, जितनी ज्यादा रेट से वो बदल रही होगी, जितनी ज्यादा रेट से उस चीज में बदलाव आ रहा होगा,
उस चीज को हम बोल देंगे कि उस चीज की स्लोप कितनी ज्यादा है। हालांकि जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे भी कि जब हम बात करते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है उनको पता होगा यहां पर क्या होता है, ये जो m की बात होती है, ये m दरअसल में और कुछ नहीं आपकी स्लोप को ही दिखाता है। जितनी ज्यादा स्लोप होगी, जैसे इस केस में इसकी स्लोप बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ रही है। एक्चुअली थोड़ा समझना, अगर आप इसको इमेजिन करना चाहो, जैसे देखो यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा बदलाव आया एक्स के अंदर बदलाव थोड़ा सा आया, पर वाई के अंदर देखो कितना ज्यादा बदलाव आ गया, राइट। ये केस आपका है येलो कर्व का। उसी तरह से अगर आप ग्रीन वाले कर्व को इमेजिन करना चाहो, आप देखोगे यार एक्स के अंदर इतना सारा बदलाव आया, पर वाई के अंदर बदलाव जो आया वो सिर्फ इतना सा आया। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़े से वेरिएशन के लिए, थोड़े से एक्स के वेरिएशन के लिए वाई में बहुत ज्यादा अगर बदलाव होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि स्लोप बहुत ज्यादा है उसकी। दूसरे वाले ग्रीन वाले कर्व में क्या था, एक्स में वेरिएशन बहुत ज्यादा है और वाई में वेरिएशन बहुत ज्यादा कम है, तो उस केस में जो स्लोप होगी वो कम हो जाएगी। चाहे तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, अदरवाइज एम का एक और भी फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये दरअसल में आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है। जितनी ज्यादा स्लोप ज्यादा होगी उतनी ज्यादा से तेजी से यहाँ पे चीजें बदलाव या तेजी से चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कल को कि रेट क्या है, कोई वर्ड यूज करना, रेट ऑफ चेंज हो गया। रेट ऑफ चेंज का मतलब और कुछ नहीं होता, रेट ऑफ चेंज का मतलब आपका स्लोप ही होता है। कितनी तेजी से आपका बदलाव आ रहा है वही तो है आपकी स्लोप, उसी को आप रेट ऑफ चेंज बोल दो। तो कल को रेट ऑफ चेंज बोले या कुछ और बोले, एक ही बात आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। कई बार ये जैसे मैं कह रहा था रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों ने ना ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, इन्फ्लेशन हो गया, आपका डीफ्लेशन हो गया, और आपका एक टर्म होता है डिसइंफ्लेशन। आप लोगों ने टर्म सुनी होंगी। थोड़ा सा इकोनॉमी में घुस रहा हूं ताकि आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊं थोड़ा और अच्छे से इन चीजों को समझना। अगर इकोनॉमी आप लोगों ने मेरे से पढ़ी है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, तो आपको तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है कि महंगाई होना, राइट। जैसे मान लो कोई चीज है, अब जैसे कोई चीज 100 रुपए की थी, अगर वो कल को 125 की हो जाएगी, फिर 150 की हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यूज या दाम बढ़ रहे हैं एक वस्तु के। मान लो टमाटर 1 किलो पहले 100 रुपए किलो के थे, अब 125 रुपए के हो गए, अब 150 रुपए के हो गए। यहाँ पर चीजों का दाम बढ़ रहा है ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन होना, राइट। अगर दाम कम हो रहे होंगे, मान लो 100 से यहाँ पे 75 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर वस्तुओं का दाम नीचे आ रहा है, इसको हम बोल देते हैं डिफ्लेशन। अगर मैं बात करता हूं ना, पहले दो केसेस की पहले देखो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में पता क्या है, ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है, कि जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपकी जो कॉस्ट है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं डिफ्लेशन की तो यहां पर नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वस्तुओं के दाम कहीं ना कहीं नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर मैं बात करता हूं डिसइन्फ्लेशन की, डिसइन्फ्लेशन में पता क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन में वस्तुओं के दाम तो बढ़ते ही हैं, जैसे 100 से कोई वैल्यू 125 होगी, फिर अगले महीने 135 होगी, तो वस्तुओं के दाम तो बढ़ रहे हैं, पर बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम हो रही है। जैसे अगर आप यहां से यहां तक कंपैरिजन करोगे ना, तो आप बोलोगे 100 वाली चीज 125 की होगी, यानी कि यहां पर इंक्रीज कितना आया, 25% का। फिर 125 वाली चीज 135 की होगी, यहां पर जो बदलाव आया ना वो लगभग आपका 6% समथिंग का आएगा, ठीक है ना, या थोड़ा सा और आएगा, आई थिंक 8% आएगा, राइट। हाँ 8% आएगा। अब यहां पे बदलाव देखो, यहां पर पहले बदलाव हो रहा था 25% का, यहां पर चेंज है 8% का। इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, पर वो इंक्रीज होने की जो रफ्तार है ना वो कम हो रही है, उसी को बोलेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है पर उसकी कितनी रेट से वो ग्रो हो रहा है वो नीचे आ रही है, उसको हम बोल देते हैं डिसइंफ्लेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही मैं चीज आपको एक्सप्लेन करता था कि जो हम बात करते हैं ना रेट ऑफ ग्रोथ की, ये कुछ और नहीं आपकी स्लोप ही दिखाता है। यहां पर क्या होता है, डिसइंफ्लेशन में ग्रोथ तो हो रही है पर बढ़ने की जो रफ्तार है ना उसमें एक कमी देखने को मिलती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? कोई भी इश्यू हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में एक बार आप लोग ना जरूर एक बार यहां पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। कुछ और एक दो पॉइंटर्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तो एक बार उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एक और कॉन्सेप्ट जो हमसे पूछ लेता है यूपीएससी कई बार, जिसे कई बार पूछा जाता है कि क्या इन दोनों टर्म्स का डायरेक्ट रिलेशन है।
राइट, क्या पूछ लेता है कि क्या इन दोनों टर्म्स का डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट वेरिएशन है, ऐसा कुछ। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है। अगर मान लो जैसे यहां पे ना कोई भी एक ग्राफ है, अगर चीजें ऐसे चेंज हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने ना बुक्स कितने पेजेस कवर किए, यहां पर आपके वाई एक्सिस पे ये आ गया पेजेस कवर्ड, टोटल पेजेस कवर्ड, और यहां पर एक्स एक्सिस पे आ गया कि आपके नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई करी वर्सेस कितने पेजेस आपने पढ़े। जैसे जैसे आप ज्यादा घंटे पढ़ते रहोगे, ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा कवर करते रहोगे। पहले घंटे में मान लो 5 पेजेस थे, 2 घंटे के बाद आपने 1 पेज और पढ़ लिया तो 6 हो गए। राइट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने टोटल पेज आपने पढ़ लिए। जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ते रहोगे, किताब लेके बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, आपके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते रहेंगे कि कितने पेज आपके कवर हो गए हैं। राइट, मान लो आपने लक्ष्मीकांत बुक आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होंगे, साथ साथ आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कवर्ड भी इंक्रीज होते रहेंगे। ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन या देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स एंड टोटल पेजेस कवर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। अब कई बार ना वो हमसे पूछ लेता है इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। किसके बारे में? इनडायरेक्ट कह लो या रादर आई शुड से इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट होता है एक तो, और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। इनडायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, इनवर्स बोलो इसको। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से ये हमारे सामने एक ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे ना एक साइड के ऊपर तो मैंने लिख दिया टाइम, राइट, एक साइड में मैंने आप लिख दिया टाइम, ठीक है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं आपकी एवरेज रीडिंग स्पीड, या रादर शुड से मैं रीडिंग स्पीड की बात कर लेता हूं, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हो, जब आप पढ़ने बैठे हो तो पहले घंटे में आप खूब पढ़ाई करोगे, मस्त पढ़ाई होगी, क्योंकि अभी रिलैक्स्ड माइंडसेट से स्टार्ट किया ना। बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ते रहोगे, दूसरे घंटे में आप थोड़ा थक जाओगे, तीसरे घंटे में थोड़ा और थक जाओगे, तो जो पर घंटे में आपकी पढ़ाई हो रही है ना, वो कम होगी, तो रीडिंग स्पीड आपकी नीचे आती रहेगी। तो होता पता क्या है, ऐसे केस में ना आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा कि पहले घंटे में आपने यहां तक, पहले घंटे में आपने लेट से 7 पेज पढ़ लिए, दूसरे घंटे में आपने यहां पर सिर्फ इतने ही पेज ही पढ़ पाए, 4 पेज ही। और जैसे जैसे आप थकते रहोगे, फिर हर घंटे के अंदर आपकी जो पढ़ने की स्पीड होगी वो नीचे आती रहेगी, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके टाइम और रीडिंग स्पीड के बीच में कौन सा वेरिएशन है? द आंसर इज देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन, या फिर इनवर्स रिलेशनशिप आप इस चीज को कह सकते हो। ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको मुश्किल आएगी यहां पर क्वेश्चंस सॉल्व करने के अंदर, ठीक है। एक दो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है। कई बार ना हमारे सामने वो पूछता है कि क्या कोई ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है या नहीं है। क्या है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है ई की पावर में जो हम चीजें डिस्कशन करते हैं, अगर मान लो उनमें जो बदलाव है वैल्यूज में बहुत तेजी से हो रहा है, उसको हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कहते हैं पॉजिटिव वे में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है इस तरह से, इसको हम बोलेंगे, अगर आपके सामने ऐसा कुछ ग्राफ बन के आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। इसके साथ ही अगर मान लो आपका कुछ ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आ रहा है, इसको भी हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग में ही काउंट करेंगे। क्लियर है? बस हो पता क्या रहा है, यहां पर शुरुआत में बढ़ने की रफ्तार वाई एक्सिस पे वो थोड़ी थी, जैसे जैसे आगे चलते जाओगे ना वहां पर बहुत बड़ा वेरिएशन आएगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ही है, बस शुरुआत में जो वैल्यूज बढ़ रही थी वाई की विद चेंज इन एक्स वो काफी तेजी से थी, बाद में जैसे जैसे आप इधर जाते रहोगे एक्स के वेरिएशन के साथ बहुत कम चेंज आएगा वाई के अंदर। है दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपको एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ही देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से आपका एक टर्म और होती है जिसको हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग के नाम से। किस नाम से? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग के नाम से। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ना वैल्यूज डिक्रीज होंगी। जैसे या तो हो सकता है कुछ कर्व आपके सामने ऐसी आए, या दूसरी चीज हो सकती है आपके सामने कुछ कर्व कुछ ऐसे आए। दोनों के दोनों जो आपके सामने ग्राफ्स आपके मैंने बनाए हैं, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को आप एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ही कहोगे। फर्क बस ये है, यहां पर पता क्या होता है, जो चेंज है वो थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ। बट अदरवाइज आपसे कोई पूछे कि क्या ये भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है,
और ये भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है, द आंसर विल बी यस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब एक टर्म और होती है जिसको हम जानते हैं एरिया अंडर द कर्व के नाम से। किस नाम से? एरिया अंडर द कर्व। क्या मीनिंग हुआ इसका? मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लो इस तरह से ना हमने एक कर्व बनाया, यहां पर मैंने लिखा स्पीड और यहां पर लिखा मैंने टाइम। इस साइड पे मैं स्पीड डोनेट कर रहा हूं, इस साइड पे मैं टाइम डोनेट कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने इसका एक बार ना कर्व बनाने की कोशिश करी। मान लो ये जो कर्व आता है कुछ ऐसे आता है, इस तरह से कुछ कर्व आया, और ये मान लो ये 0, ये 1 घंटा और यहां पर 2 घंटे, ठीक है। इसकी भी कुछ वैल्यू रख लेते हैं। मान लो इसकी वैल्यू आपने रख दी 10, इस तरह से इसकी कुछ वैल्यू है। तो कोई आपसे पूछे कि यार इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, क्या मैंने पूछा, किसी ने आपसे पूछा कि इस चीज को आप पढ़ के ये बताओ कि यहां पर इन्होंने 2 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। कैसे निकालेंगे इस चीज को? देखो, जब भी हम बात करते हैं ना स्पीड और टाइम की, स्पीड टाइम का ना जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो कुछ और नहीं बल्कि आपका डिस्टेंस ही होता है। क्यों? अरे डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है ना। तो ये जो अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकाल लूं, इस पर्टिकुलर ये जो पूरा का पूरा रीजन था इसका अगर मैंने एरिया अंडर द कर्व ये पूरा का पूरा ये चीज निकाल ली, ये वाला जो हाईलाइटेड है, तो क्या मुझे वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आपको मैं एग्जांपल से समझा भी देता हूं। जैसे यहां पर अगर इस केस का मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, तो देखो एक तरीका तो अगर आप लोग जानते होंगे ट्रेपेजियम वगैरह बना के, तो वो तो चलो ठीक है। अगर नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर लो? आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो। अब ये एक ट्राइंगल है और ये आके आपका रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी बन रहा है वो आपका सामने है। देख लेते हैं। पहले अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, कैसे निकाल पाऊंगा? आप बोलोगे सर ट्राइंगल है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस आपका 1 है और आपकी हाइट कितनी है? 10 है। तो इसका एरिया आ गया आपका 5। और अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, ये जो आपके सामने है ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी 1 है, ये आपका 1 यूनिट हुआ, और आपकी ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ आपकी 10 हो जाएगी। तो यहां पर ये आ जाएगा 10। तो यहां पर ना 2 घंटे के अंदर कितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। ये आपका ट्राइंगल वाला और ये आपका रेक्टेंगल वाला। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इस चीज को बोलेंगे हम आपका डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल हुआ है 2 घंटे के अंदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये होता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे इस केस में स्पीड टाइम का या वेलोसिटी टाइम का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया उसका यहाँ पे हम नोटिस कर पाएंगे। एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस हमें देखने को मिल जाएगा। एक चीज और मुझे बताओ, हम लोगों ने स्लोप पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा स्लोप के बारे में। स्लोप हमने देखा कि कितना वेरिएशन आ रहा है, कैसे रेट चेंज हो रहा है, उसको हम यहाँ पे स्लोप बोल देते थे। अगर मैं बात करता हूँ स्पीड और टाइम के ग्राफ की, यहां पर जैसे ये स्लोप की अगर मैं बात करूं, यही तो होगी स्लोप। बिल्कुल, ये स्लोप क्या होगी? स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की? आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी एक्सीलरेशन। ठीक है, जो स्लोप होती है ना, स्लोप, स्लोप इस केस में क्या बन के निकलती है? वो आपकी एक्सीलरेशन होती है। ठीक है, फिजिक्स पढ़ी होगी तो बहुत आराम से ये चीजें पहले की भी आपको याद होंगी, बट आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी भी दिक्कत ना आपको आए, एंड जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने गो थ्रू कर ली हैं। हाँ, एक दो चीजें हमें और समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज समझनी है हमें पाई चार्ट्स के बारे में। किसके बारे में? पाई चार्ट के बारे में। आप पूछेंगे ये क्या चीज है सर पाई चार्ट? पाई चार्ट बहुत ही आसान सी चीज है। जैसे मान लो आप लोगों ने इस तरह से पाई देखी होगी, राइट? अब इसी को थोड़ा सा डोनेट करना पाई चार्ट कहलाता है। समझेंगे इस चीज को भी थोड़ा सा। लेट से मेरे पास कोई भी चीज आप मान सकते हो कि मेरे पास कुछ अमाउंट है, राइट? अब मैं सारा का सारा अमाउंट 3 चीजों पे खर्च करना चाहता हूं। तो लेट से मैंने कुछ हिस्सा इसका कंपोनेंट ए पे खर्च कर दिया, कुछ हिस्सा मैंने कंपोनेंट बी पे खर्च कर दिया, एंड बाकी हिस्सा मैंने कंपोनेंट सी पे खर्च कर दिया। तो ये जो आपके सामने पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, इसी को हम यहाँ पे पाई चार्ट बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे लेट से मैंने अपना जितना भी मेरे पास पैसा था, हो सकता है मैंने 20% खर्चा उसका ए पे कर दिया, 40% खर्चा मैंने बी पे कर दिया, और बाकी का जो बच गया, कितना बचा? 100% है ना। ये टोटल कितना है? अगर ये टोटल 100% है तो बाकी का बचा हुआ 40% वो यहाँ पे सी पे खर्च कर दिया होगा।
तो पाई चार्ट को ना इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर आपके मल्टीपल आइटम्स होंगे एंड फिर वो सारा कॉम्बिनेशन इस तरह से एक पूरी पाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर उसने हमें नहीं दिया ना तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि 100% ही होगा। और एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूं और मैंने कह दिया ये पूरा सर्कल क्या है, ये पूरा सर्कल 100% है, क्योंकि कंप्लीट है अपने आप में, पूरा सर्कल है ना, 100% इसको मानेंगे। और ये आप जानते होंगे अपने सर्कल्स के अंदर पढ़ा भी है ज्योमेट्री के अंदर कि टोटल एंगल कितना होता है। आप बोलोगे सर 360 डिग्री। जब पूरा का पूरा सर्कल उसने कंप्लीट कर दिया तो 100% किसके इक्वल होगा, पूरे के पूरे सर्कल के वैल्यू के ऊपर, वो आ जाएगा 360 डिग्री। तो कोई आपसे यहाँ से 1% की वैल्यू पूछे ना तो आप उसको बहुत आराम से कह सकते हो वो आपका 3.6 डिग्री हमें देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअल में होता पता क्या है, जो आपका पाई चार्ट हो सकता है वो आपकी परसेंटेज की टर्म्स में गिवन हो सकता है, आपकी डिग्रीज के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, या फिर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यूज भी हो सकती हैं। यहां पर उसने आपको दे दिया कि आपने इसके ऊपर 20 रुपए खर्च करे हैं, यहां पर इस चीज के ऊपर 40 खर्च करे हैं, इस वाली चीज के ऊपर 80 रुपए खर्च करे हैं, तो बताओ यहां पर कितने खर्च किए होंगे अगर टोटल कुछ पैसा दे रखा है। तो आपको कैसे भी वो आपको पाई चार्ट दे, आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसने नहीं मेंशन किया तो जो पूरा का पूरा सर्कल है वो 100% के इक्विवेलेंट मानेंगे, पूरा का पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री के इक्विवेलेंट मानेंगे। तो ये टर्म्स के माध्यम से ना आप पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे, कैसे कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हो। बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, मैं आपको फिर से वही चीज बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपको ध्यान में यही देना है कि एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन्ड है, वाई एक्सिस पे क्या मेंशन्ड है। कुछ उसने फुटनोट तो नहीं मेंशन किया, कहीं उसने ईयर में ये तो नहीं मेंशन किया कि फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर है, कुछ ऐसा तो नहीं मेंशन किया कि जो डेटा है वो थाउजेंड्स में है। ये सारे छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इंश्योर कर पाओगे कि आपको क्वेश्चंस में कोई गलती ना हो। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में गलती करने लग जाओगे, मतलब पूरा सॉल्व भी कर लिया पर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि क्वेश्चन ने पूछा आखिर क्या था। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन भी आपको शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर करना कि उन चीजों में आपकी अच्छी एक ठीक ठाक लेवल की प्रैक्टिस होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस पे फिर गड़बड़ी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं, हम चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक एक करके आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले वीडियो पॉज करोगे, क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करोगे अपने एंड के ऊपर, फिर अकॉर्डिंगली मेरे साथ आप प्रोसीड कर सकते हो इन क्वेश्चंस को कि कैसे मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको अपने एंड पे भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये आप सबके सामने क्वेश्चन है। देखो पहले ना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, जैसे मैं बार बार कह भी रहा हूं। आराम से एक बार पढ़ो, अंडरस्टैंड करो कि क्या क्वेश्चन में मेंशन क्या है। यहां कह रहा है ईयर वाइज वेरिएशन ऑफ प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटीज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। यानी कि यहां पर जैसे आप आते हो ना इस ग्राफ की तरफ, यहां पर मेंशन है क्या, प्राइजेस इन रुपीस, ये साफ साफ लिखा हुआ है। आई डोंट नो आपको इमेज में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो यहाँ प्राइजेस इन रुपीस लिखा हुआ है कि इस साइड के ऊपर प्राइस मेंशन्ड है एंड इस तरफ आपके ईयर मेंशन्ड है। देखो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है ना, तो इसमें मतलब एज इन की इमेज क्लियर नहीं है, तो उस केस में आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में अच्छे से आपको दिख जाएगा। राइट, तो यहाँ पर इस साइड प्राइजेस गिवन होंगे, यहाँ पर ईयर्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 1980, 90, 2000, 2010 और इधर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से वैल्यूज गिवन है। अब वो पूछ क्या रहा है, ईयर 1990 के अंदर क्या प्राइस होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या देखेंगे, ईयर 1990, ये रहा ईयर 1990, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है प्राइस। आप बोलोगे कुछ ऐसे है प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस मुझे पता लग रहा है ना, नहीं पता लग रहा। 10 से 20 के बीच में इतना जरूर पता है, पर क्या वो 10 है, नहीं। यहाँ पे एक्चुअली ना वर्ड्स की भी केयरफुली चूज किया करो। यहाँ पर कह रहा है मस्ट हैव बीन, पक्का ही पक्का 10 होगा, नहीं 10 से ज्यादा है। 12 है क्या, अरे 100% क्लैरिटी से नहीं कह सकता, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है, उसके बीच में है, मुझे इतना दिख रहा है। और जैसे आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 3 यहां पर कह रहा है कि हाँ 10 और 20 के बीच में ही है, बिल्कुल ठीक बात है, जो कि सही स्टेटमेंट भी है। तो चौथा कह रहा है कि 1991 से हमें कम देखने को, सॉरी ज्यादा देखने को मिल रहा है, नहीं ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ज्यादा कैसे हो सकता है, बात गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल ना एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस मैं आपको तरीका एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे आप किसी चीज को पढ़ोगे, पहले उसकी स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ोगे, उसके ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करोगे एंड वहां से आप आगे चल सकते हो। राइट, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे यहां पर अब फिर से वही चीज, यहां पर कह रहा है कि आपके सामने ग्राफ है। ठीक है, अब ग्राफ में ना वो कुछ मेंशन कर रहा है कि आपके सामने ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हमें खुद ही यहाँ पे ना ग्राफ को पहले अंडरस्टैंड करना होगा।
आप नोटिस करोगे यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर इसने लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ वर्क, कितना परसेंटेज काम हो चुका है। जैसे यहाँ पे 0%, 25, 50, 75, 100 इस तरह से मेंशन्ड है, ठीक है। और इधर आपके मंथ मेंशन्ड है कि जैसे ये वाली तारीख है 1 अप्रैल, फिर मई आ गया, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से। तो एक्चुअली पता क्या है, यहां से इस वाली पोजीशन से आपका अप्रैल स्टार्ट हो रहा है एंड यहां पे आपका अप्रैल खत्म। तो ये क्या हुआ, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का टाइम। फिर जैसे ही अगली टाइम आया, यहां से मई स्टार्ट हुआ, ये 1 मई से लेके पूरा का पूरा मई का महीना। फिर यहां से 1 जून स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा, राइट। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। और क्या मेंशन्ड है, और इसके अलावा यहां पे मेंशन्ड है कि ये वाली जो कर्व है ना, ये वाली जो डॉटेड के साथ है, ये दिखा रही है आपकी एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस को। किस चीज को, एक्सपेक्टेड। आपने सोचा था कि इस तरह से आप काम करोगे, ये एक्सपेक्टेड था, जो सोचा था। वेयरएस ये जो आपकी ब्लैक कलर के साथ है, ये है आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस, कि दरअसल में आपने कैसे किया। तो एक कर्व ऐसी थी जो आपने सोचा था, एक्सपेक्टेड, और इन द एंड हुआ क्या, वो आपकी एक्चुअल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारी इस पर्टिकुलर चीज की इंटरप्रिटेशन। अब आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब यहां पर भी आप नोटिस करो, क्वेश्चन में पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला स्टेटमेंट ये मेंशन कर रहा है कि 1 जून को एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। क्या कह रहा है, 1 जून को। मुझे बताओ 1 जून कहां पे आएगा, ये देखो यहां पे समझना, जून महीना यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। तो 1 जून दरअसल में यही तारीख है जो मैंने यहां पे रेड के साथ मेंशन करी है, राइट। अब अगर मैं बात करूं 1 जून की, तो यहां पर कह रहा है कि 1 जून को क्या है, 1 जून को आपकी जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो कम है एक्सपेक्टेड से। बिल्कुल, आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस इतनी है, एक्सपेक्टेड आपकी यहां पर थी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो क्या ये आंसर होना चाहिए, नहीं, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये वैसे स्टेटमेंट करेक्ट है, पर नॉट करेक्ट ढूंढना था हमें। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट। देखो बहुत ही ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। एक्चुअल क्या वर्ड है, एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस। रेट ऑफ प्रोग्रेस मतलब क्या है, बढ़ने की रफ्तार, प्रोग्रेस करने की रफ्तार। और वो कैसे देखते थे, मैंने आपको बताया था, वो हम देखते थे स्लोप के माध्यम से। रेट का मतलब यही होता था ना, कैसे चेंज कैसे हो रहा है, कितना ज्यादा है। तो स्लोप हमें यहां पे देखनी है। तो कह रहा है कि जो अगस्त के मंथ के अंदर आपकी जो एक्चुअल स्लोप है ना, वो सबसे ज्यादा है। अब एक्चुअल वाला कर्व देखो, ये रहा एक्चुअल वाला कर्व। मुझे बताओ एक्चुअल वाला कर्व सबसे ज्यादा स्लोप कहां पर है। आप बोलोगे सर यहां पर तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, पर यहां पर जैसे गया ना, यहां पर इसके बाद देखो कितना ज्यादा चेंज आया। तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो समय है, इसके बीच में आपकी स्लोप बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो स्लोप मैक्सिमम एक्चुअल के लिए कहां पे होगी, इसी रीजन के ऊपर होगी। और ये रीजन क्या है, ये देखो ये वाला रीजन है 1 अगस्त के बाद का, अगस्त के मंथ के अंदर है हाईएस्ट स्लोप, और यही तो लिखा हुआ है। तो यानी कि स्टेटमेंट बी भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सी कह रहा है कि वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। अब देखो एक्सपेक्टेड कब था, एक्सपेक्टेड यहां पे ये था कि आपका यहां पर जाके आपका काम कंप्लीट हो जाए, पर एक्चुअली कहां पे कंप्लीट हो गया, यहां पर कंप्लीट हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि काम समय से पहले कंप्लीट हो गया, हाँ जी बिल्कुल कह सकता हूं। तो ये बात भी ठीक है। तो आंसर अपने आप ऑप्शन डी बन गया, क्योंकि 3 स्टेटमेंट हमने ट्रू फाइंड कर लिए हैं। पर फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर के बीच में कोई भी ऐसा समय नहीं था जब एक्चुअल प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से ज्यादा थी। क्या बताओ कोई भी ऐसा समय नहीं है जब आपका एक्चुअल प्रोग्रेस ज्यादा है एक्सपेक्टेड से, नहीं। यहां पर देखो ना, ये वाला जो आपका लास्ट वाला टाइम है, ये वाला जो टाइम है, यहां पर जाके क्या हुआ, एक्चुअल प्रोग्रेस ऊपर आ गई है, एक्चुअल प्रोग्रेस आगे चली गई एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड। बाकी सारा टाइम डेफिनेटली ये पूरा टाइम एक्सपेक्टेड ऊपर था, पर यहां पर जब आए ना, यहां पे एक्सपेक्टेड पीछे हो गया, एक्चुअल आगे हो गया। तो एक्चुअल में ना जो आपकी स्टेटमेंट नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत मेंशन है। और यही हमसे पूछा हुआ था कि नॉट करेक्ट क्या है। तो इस स्टेटमेंट का या इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ पाए कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर पहली बार कर रहे होंगे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे अपने आंखों के सामने से गोए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये हमें दे रखी है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मैंने आपको बताया था बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, इसका एरिया अंडर द कर्व हो जाता है डिस्टेंस, एंड इसकी जो स्लोप होती है वो होती है क्या, एक्सीलरेशन।
पता है ये सब चीजों को? बिल्कुल। अब ये अगर समझ लिया, हमने देखा कि यार ये है ट्रेन ए, मतलब ये वाला आपका ट्रेन ए को डिनोट कर रहा है, ये ऊपर वाला जो कर्व है ये ट्रेन बी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यहां पर भी फिर से देखो क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है ट्रेन बी हैज एन इनिशियल एक्सेलरेशन ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रेन बी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होती है? उसकी स्लोप। तो क्या शुरुआत के अंदर, सॉरी, क्या शुरू के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बी की जो स्लोप है वो ज्यादा है शुरू के अंदर? आंसर इज यस, डेफिनेटली यस। ये देखो ना, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जो बी की स्लोप है वो ए की स्लोप से ज्यादा है, बिल्कुल, तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन ज्यादा ही होगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है ट्रेन बी ट्रेन ए से सभी समय के ऊपर फास्टर है। क्या ये बात करेक्ट है? आंसर इज यस। ये बात भी आप नोटिस कर सकते हो। बस कुछ एक टाइम आएंगे जब हमें कहीं ना कहीं वो इक्वल हो सकती है, बट उससे ज्यादा तेज ही है, वेलोसिटी में ज्यादा ही देखने को मिल रही है ट्रेन बी की, राइट। इसके अलावा और क्या स्टेटमेंट है? और क्या स्टेटमेंट आप नोटिस करोगे? यहां पर कह रहा है कि बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट टाइम t0। जब जीरो के टाइम है यहां पर दोनों जीरो से ही स्टार्ट कर रही हैं, तो यहां पर डेफिनेटली वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो तीसरा भी करेक्ट है। बात करें चौथे स्टेटमेंट की, बोथ ट्रेन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन टाइम टी यूनिट्स। इस टाइम के बीच में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या ये बात ठीक होगी? आंसर इज नो, नहीं होगी। पता है क्यों? डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था एरिया अंडर द कर्व। ट्रेन ए के लिए एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ? आप बोलोगे ये वाला रीजन जो बीच वाला है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, पर अगर मैं आपसे ट्रेन बी का पूछूंगा तो ट्रेन बी के कॉरस्पॉन्डिंग ना ये पूरा रीजन आ जाएगा। आप नोटिस कर रहे हो ये एक्स्ट्रा रीजन भी तो हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल है। और क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा रीजन भी है, तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं कि ट्रेन बी का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेन ए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व फॉर ट्रेन बी हैपेंस टू बी मोर एज कंपेयर टू ट्रेन ए। तो इस वजह से आपका जो स्टेटमेंट नंबर 4 है ना वो डेफिनेटली गलत है, राइट। स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग। सी बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों का बी के रिगार्डिंग डाउट आ सकता है कि ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए एट ऑल टाइम्स। यहां पर आप कुछ बच्चे कह सकते हैं सर t0 पे वेलोसिटी सेम होगी, या t0 पे, सॉरी, जब स्टार्टिंग हुई है तब भी वेलोसिटी यहां पे सेम देखने को मिल रही है। उस केस में डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि हाँ यार ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है, पर क्योंकि देखो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेटली इनकरेक्ट है, हम इसके बारे में कंप्लीटली श्योर है। ट्रेन बी भी थोड़ा सा ना डाइसी क्वेश्चन था, डाइसी स्टेटमेंट थी, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट अलग अलग तरह से किया जा सकता है, बट स्टेटमेंट डी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, तो इसलिए इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, पर हमें उस केस में ना, जैसा यूपीएससी कहता भी है, आप मोस्ट वाला जो होता है ना, मोस्ट एक्यूरेट आंसर चूज कीजिए। मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है सर, ये बात भी हमें क्लियर है। आगे आते हैं। आगे यहां पे नोटिस करना, हाँ, ये आपके सामने ना 4 आपको ग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4। ठीक है, अब कोई भी आप यहां पे कर्व उठा लो, हो पता क्या रहा है आपको? इन चारों में क्या देखने को मिल रहा है? जो नंबर ऑफ मेन है वो आपको एक्स एक्सिस पे देखने को मिल जाएंगे, एंड नंबर ऑफ डेज जो है वो आपको वाई एक्सिस पे देखने को मिल जाएंगे। उनके कॉरस्पॉन्डिंग 4 डायग्राम्स है, हर जगह मेन और डेज का ये डायग्राम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये बताओ कि कौन सा सही डायग्राम है। अगर हम ये बोलें कि एक्स मैन वर्किंग एट कांस्टेंट स्पीड डू अ सर्टेन जॉब इन वाई डेज, यानी कि कुछ लोग काम करते हैं, मान लो एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग हैं, वो कुछ सर्टेन डेज के लिए काम करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो अपना वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो कौन सा डायग्राम बिल्कुल यहां पे सही शो करेगा? एक काम समझते हैं, आप लोग ये बात तो समझ पा रहे होंगे ना कि लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर मान लो कुछ m नंबर ऑफ पीपल हैं जो लोग काम कर रहे हैं, अगर मान लो ये m लोग d डेज के अंदर काम करते हैं, ठीक है, अगर मैंने m की संख्या को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग अगर ये इंक्रीज हो गए, तो क्या आप लोग अग्री करते हो कि नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे? क्योंकि लेट्स से मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो 10 लोग अगर काम करते थे और दिन लगते थे 5, 10 लोग अगर काम करते थे और दिन लगते थे 5, अगर मान लो मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर ये लोग यहाँ पे 25 हो जाएंगे तो डेफिनेटली 5 से कम ही दिन लगेंगे, लेट्स से 2 दिन लगते हैं। तो होता पता क्या है, नंबर ऑफ पीपल, अब जब लोग ज्यादा काम कर रहे हैं ना मिलके, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो कम लगेंगे। तो आप एक बार नोटिस कर पा रहे हो, मेन अगर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे, मेन अगर कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे होंगे। व्हाट इज दिस शोइंग? ये शो कर रहा है कि मेन और डेज के बीच में
जो आपका रिलेशनशिप बनेगा वो इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? बिल्कुल। मैन बढ़ रहे हैं तो डेज कम हो रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, ऑप्शन बी तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन बी में कह रहा है कि मैन बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ नंबर ऑफ डेज भी बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो क्या ज्यादा दिन लगेंगे? नहीं, कम दिन लगेंगे। उसी तरह से डायग्राम 3 भी सेंस नहीं बना रहा। यहां पर क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैन कांस्टेंट है तो डेज बढ़ते जा रहे हैं, राइट। यहां पर डेज कांस्टेंट हो गए हैं और मैन को बढ़ाते जा रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल इलॉजिकल सा ये तो आपके सामने आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा। अब कंफ्यूजन बच्चों में ये आ सकती है कि सर डायग्राम 1 करेक्ट है या डायग्राम 4, क्योंकि दोनों केस में ऐसा है कि मैन अगर बढ़ रहे हैं, जैसे मैन इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज नीचे आ रहे हैं। यहां पर भी सेम चीज है कि मैन अगर बढ़ रहे हैं तो डेज कम हो रहे हैं। तो क्या दोनों आंसर होंगे? क्या नहीं। समझो इस बात को। यहां पर ना डायग्राम ए को एक बार नोटिस करो। यहां पर इसने एक टाइम ऐसा दिखाया, मतलब एक सिचुएशन ऐसी दिखाई जहां पर अगर 0 मैन होंगे ना, जहां पर अगर 0 नंबर ऑफ डेज होंगे, काफी सारे लोग उसको मिलकर 0 डेज में काम कंप्लीट कर पाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि इज इट थ्योरेटिकली पॉसिबल 0 टाइम कि बहुत सारे लोग आपने इकट्ठे कर लिए तो 0 टाइम में काम हो गया? क्या आपके लिए या फिर ये सिचुएशन पॉसिबल है जब क्या हो रहा है, जब आपके लोग 0 हैं तब बहुत सारे दिन लगे आपको पर काम कंप्लीट हो गया? देखो ये वाली जो एक्सिस है ना, ये 0 को टच करने ही नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि लोग आपने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, उस केस में 0 दिनों के अंदर काम हो गया, 0 एग्जैक्ट 0। मैं ये भी नहीं कह रहा 0.001, नहीं, एग्जैक्ट 0, क्योंकि तब जो टच हो रही है। और ऊपर से ये देखो डायग्राम में ये नेगेटिव में भी जा रहा है, ये या फिर आपके नेगेटिव में यहां पे मैन भी जा रहे हैं। क्या मैन नेगेटिव में हो जाएंगे? नहीं होंगे। एक्चुअल में ना ये डायग्राम इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर ना मैन ना डेज ये नेगेटिव में जा ही नहीं सकते और ना ही ये 0 को टच करेंगे। तो एक्चुअल में करेक्ट क्या होगा? करेक्ट कुछ इस तरह से कर्व होगा। ये 0 के अप्रोच कर रहा है, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 एट इंफिनिटी, बट इट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 0। अगर आपको बहुत कम टाइम के अंदर काम करना है ना, उसके लिए आपको इंफिनिटी मैन चाहिए होंगे। उसी तरह से अगर आपको बहुत ही कम लोगों के साथ या फिर आपको बहुत ही 0% के साथ, ऑलमोस्ट 0.01% के साथ काम करना है तो आपको इन्फिनाइट डेज चाहिए होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया था, डायग्राम 1 इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, वो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, जो कि एक्चुअल में सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी। तो ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। तो डायग्राम 4 विल बी रिप्रेजेंटिंग द राइट आंसर। यस, आगे आते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है कि आप दो फिगर्स को कंसीडर कीजिए, फिगर ए और फिगर बी। ठीक है, अब यहां पर ना हमें पहले ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग करनी है। यहां पर कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर अ प्रोडक्ट आर शोन इन दीज टू फिगर्स ए एंड बी। ए में क्या कह रहा है, ए में कितना उसने कॉस्ट लगा, अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है उसके लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, और फिगर 2 में वो सेल्स की बात कर रहा है। समझते हैं यहां पे क्या लिखा है। यहां पे देखो, यहां पे इसने मेंशन किया है नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर, कितने उसने प्रोडक्ट बनाए, ये है मैन्युफैक्चर। तो इस तरह से डेटा है 1000 डेटा, मतलब 1000 पीस बनाए, 2000 बनाए, 3000 बनाए। इस तरह से इस साइड में मेंशन है कि क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, मतलब कितने पीसेस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और इस साइड में दिखा रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना खर्चा हुआ उन चीजों को बनाने के अंदर। एंड ब्रैकेट में इसने लिख भी दिया कि ये वैल्यू लाखों में है। जैसे अगर यहाँ पे 5 की बात करें ना तो इसका मतलब है 5 लाख, तो इधर को वैल्यू बता रहा है हमें लाखों में, मतलब कि कितने लाख रुपया लगा इतने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूं ना, तो ये पॉइंट क्या दिखाएगा कि अगर मैंने 1000 प्रोडक्ट बनाए थे, 1000 प्रोडक्ट के लिए कितनी कॉस्ट लगी, 6 लाख। इस तरह से आपको ये ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। बहुत बढ़िया। यहां पर एक और ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड। अब ये सोल्ड की बात कर रहा है, कितने पीसेस बेचे, राइट। एंड यहां पर क्या है, सेलिंग प्राइस पर पीस। अब यहां पे फर्क समझो, यहां पर कह रहा है पर पीस, एक पीस बेचने का, एक पीस आपने कितने में बेचा, वो वैल्यू है यहां पे। यहां पर ये पर पीस की कॉस्ट नहीं थी, ये टोटल कॉस्ट की बात कर रहा था, टोटल कॉस्ट कितनी लगी। यहां पर जब उसने बात की ना सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस के ब्रैकेट में मेंशन कर दिया सेलिंग प्राइस पर पीस, एक पीस कितने का बेचा उसने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि लेट्स से अगर ये पॉइंट की बात करूं, तो अगर मान लो उसने 1000 पीस बेचे है ना, तो हर पीस उसने लगभग 400 रुपए का बेचा है। अगर उसने 2000 पीस बेचे हैं तो उसने 350 का एक पीस बेचा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कि कैसे हम इन दोनों ग्राफ्स को इंटरप्रेट करेंगे। बहुत बढ़िया, मीनिंग तो समझ आ गया ग्राफ का। अब यहां पर कह रहा है कि उसको कितने पीसेस बेचने पड़ेंगे सो दैट
मतलब व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड अ लॉस, कि उसको नुकसान ना हो, कम से कम कितने उसको पीस ऐसे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे कि उसको लॉस ना हो। तो एक काम करते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले मिनिमम वाले से उठा लेते हैं। मिनिमम वाली वैल्यू क्या है? 2000। एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि 2000 रुपए, सॉरी 2000 पीस बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ उसको, एंड अगर वो 2000 पीस बेच देता है तो उसको कितना फायदा होगा। तो अगर यहाँ पे कितना खर्चा हुआ और कितना फायदा हुआ, फिर अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे 2000 रुपए के लिए, सॉरी 2000 पीस के लिए ये देखना है कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई, तो क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा पीसेस मैन्युफैक्चर, ये रहा 2000, 2000 के कॉरस्पॉन्डिंग उसको कितना टोटल कॉस्ट लगी। आप बोलोगे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में 2000 पीस बनाने के लिए ना उसका खर्चा आया टोटल 7 लाख रुपए का, ये उसकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। फिर आओ इधर, अब क्या करेगा, वो 2000 पीसों को बेचेगा। ये रहे 2000 पीस, 2000 पीस को बेच रहा है कितने के ऊपर? 350 का एक लिखा था ना, पर पीस, पर पीस 350 रुपए का वो एक पीस बेच रहा है, और उसने बेचे कितने हैं? 2000। तो 350 को जैसे मैं 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी 7 लाख। तो यहां पर क्या हुआ, ये है उसने पैसे कमाए और ये है उसके पैसे खर्च हुए। क्या आप यहां पे नोटिस कर रहे हो, जितना पैसा वो मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज कर रहा है, लग रहा है जितना पैसा मैन्युफैक्चर के लिए वो है 7 लाख, और पैसा वो कमा रहा है 7 लाख। इस केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पीसेस भी मिनिमम हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस एट द सेम टाइम उसको लॉस भी नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, ना उसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना उसको यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो यही तो हमसे पूछा हुआ था कि उसको लॉस अवॉइड करना है, ऐसे केस में मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस को कितने मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे? आंसर विल बी 2000। अगर मान लो यहां पर ऐसा होता, मैं आंसर तो आ गया, अगर मान लो यहां पे ऐसा होता कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8 लाख होती एंड वो कमाता 7 लाख रुपए, तब हम क्या कहते, 1 लाख का लॉस हुआ, तो वो आंसर नहीं होता, क्योंकि उस केस में लॉस हो रहा है। फिर हम अगला ऑप्शन चेक करते, तब तक उस ऑप्शन तक पहुंचते जहां पर उसको जीरो लॉस वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, यस। एक और क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी ने हमसे पूछा था, ठीक है, मैं एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको करवा दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा वो आप कर पाओगे। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर पूछा गया है कि 4 एज बेसिस पे पिरामिड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ए बी सी और डी। बहुत बढ़िया, 4 अलग अलग कंट्रीज को दिखा रहे हैं, पहली कंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब यहां पर कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल रही है। मुझे एक बात बताओ, कोई कंट्री है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कब होगी? कई बार आप लोग सुनते हो ना यार, जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, या कुछ और कंट्रीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इटली की डिक्लाइन हो रही है। इनफैक्ट 2024 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था इस चीज के ऊपर। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब यही होता है ना कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का, कि जो नए लोग हैं या जो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं? बच्चे अगर कम पैदा होंगे एज कंपेयर टू जो करंट जनरेशन है जिनकी डेथ हो रही है, या जो एल्डरली है, तो हम कह पाएंगे उस केस में कि वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में क्या है, इंडिया में जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत डिसेंट लेवल पे, मतलब काफी ज्यादा पैदा हो रहे हैं। उस केस में क्या होगा, इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग होती है। वेरे जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, वहां पर लोग लंबे टाइम तक जीते हैं, तो एल्डरली लोग वहां पे ज्यादा होंगे। और जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत ही अभी कम आयु के हैं, उनकी एज, मतलब वो नंबर कम होगा। उस केस में मैं बोल पाऊंगा यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। तो एक्चुअल में ये जो सामने आपके दिखाया गया है ना, ये ग्राफ के अंदर यही बताया गया है। यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, यहाँ पर दिखा रहा है कि परसेंटेज इन एज क्लास। अगर मान लो जैसे ऑप्शन ए की बात करूं, यहां पर ना ये नीचे वाला वैल्यू क्या है, नीचे वाली वैल्यू है कम एज वाले लोग, क्योंकि ऊपर जाते जा रहे हो एज बढ़ती जा रही है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, जो कम एज वाले या जो अभी पैदा हुए हैं उनकी वैल्यू देख रहे हो, कितनी ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे, जो बच्चे नए पैदा हुए हैं। और जो बड़े हैं उनकी संख्या कम है, राइट। तो इस केस में तो मैं आराम से ये बात बोल पाऊंगा ना कि जो नए बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो यहां पर तो जो आपकी पॉपुलेशन होगा वो इंक्रीज आएगा, बिल्कुल। बात करें ऑप्शन बी की, यहां पर भी आप नोटिस करो, जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनकी परसेंटेज यहां पे ज्यादा है नीचे वाले बेस के ऊपर, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे सेम चीज ऑप्शन नंबर डी में भी ट्रू है। यहां पर जो लोअर बेस है, जहां पर जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा देखने को मिल रही है, ऊपर वालों की परसेंटेज कम है, बिल्कुल। पर अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर सी की, यहां पर नोटिस करो,
जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं उनका जो वैल्यू है वो परसेंटेज टर्म्स में कम आ रहा होगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर बीच में देखो ना, ये बीच में ज्यादा आपको बल्जिंग देखने को मिल रही है, नीचे वाले में कम परसेंटेज है, ऊपर वाले में ज्यादा है। तो क्या दिखा रहा है, जितने लोग यहाँ पर हमें यहाँ पे जिनकी जो एल्डरली हो रहे हैं या जिनकी डेथ होने वाली है वो परसेंटेज कम है, मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज है वो अलग है, पर जो नए बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज होल्ड कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्या होती है, ये सिचुएशन हमारी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को यहाँ पे दर्शाती है। बस बेस को अगर आप चेक कर लेते ना, आप रियलाइज करते कि ऑप्शन नंबर सी में पॉपुलेशन डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करो एक बार, ठीक है ना, मैं इसको करवा देता हूं आप लोगों को। यहां से ना 2-3 क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो पाई चार्ट के साथ लिंक्ड होंगे कि आखिर पाई चार्ट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी आसान था, पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, काफी देख के डर जाते हैं परसेंटेज को या फिर कैसे पाई डायग्राम कैसे बनेगा। बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने एक अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ लिया ना, आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पर कह रहा है एक पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ध्यान रखना, पाई डायग्राम बनाया नहीं गया था, यूपीएससी ने आपको पाई डायग्राम बना के नहीं दिया था, आपको खुद बनाना था। इस केस में यहाँ पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है किस चीज की, 3 चीजों की। एक है आपका प्रोटीन, दूसरा पानी है, और तीसरा है अदर ड्राई एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा जो प्रोटीन है वो 16% है, ठीक है, जो वाटर है वो आपका 70% है, ठीक है। और उसने जब बोल ही रखा है कि 3 चीजें हैं, प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स, अगर आपके पास 2 आ चुके हैं, प्रोटीन 16%, वाटर 70%, तो अदर ड्राई एलिमेंट्स नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। मैंने क्या कहा था, टोटल वैल्यू कितनी है पाई की, 100%। तो 100 में से अगर आप ये दोनों माइनस कर दो, 16 माइनस कर दो, 70 माइनस कर दो, जो बाकी की बची हुई वैल्यू किसकी होगी, अदर ड्राई की ना। तो बड़े आराम से मैं अदर ड्राई एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। एंड ये कितनी बनेगी, 100 माइनस 60 माइनस 70, ये बन जाएगा आपका 14% बन जाएगा। इसकी वैल्यू है अदर ड्राई एलिमेंट्स की। चलो यहां तक तो हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे वो स्टेटमेंट में कह रहा है अगर प्रोटीन्स और अदर ड्राई एलिमेंट्स, अगर आपके प्रोटीन और अदर ड्राई एलिमेंट्स इनकी वैल्यू है p%, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दो, अगर प्रोटीन और अदर ड्राई एलिमेंट इनको कंबाइन किया तो क्या आया कंबाइन करके, 16 ये और 14 ये, तो टोटल आया आपका 30। ऐड कर दो ना, 16 और 14 सॉरी, ये आ गया 30। ये 30 क्या है, पी की वैल्यू। तो पूछ रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग पी ऑन द पाई डायग्राम। देखो पी को हमने परसेंटेज में तो निकाल लिया, पी की परसेंटेज कितनी थी, 30%, पर वो परसेंटेज में आंसर नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है आंसर हमसे डिग्री में। अब ये वाली चीज तो मैंने आप लोगों को बता रखी थी, अभी थोड़ी देर पहले तो बताई थी कि ये मान लो एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल होता है तो इसको हम 100% बोल देंगे, बिल्कुल। और यही कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये 360 डिग्री का है। बस अगर मुझे ये पता है कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री, तो क्या मैं 30% की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, यहाँ तो यूनिटरी मेथड लगाना है। तो 30% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 360/100 इंटू 30, ये कट कर दिया, ये आ गया आपका 108 डिग्री। कहाँ है 108, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको पाई डायग्राम को परसेंटेज और डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए था। अगर वो वाली चीज आप लोग कर लेते हो तो बहुत आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब हो सकता है कुछ बच्चों को दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको ना मेंशन कर देता हूं। जैसे यहां पर पता क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ डिजीज कैटेगरीज रिकॉर्ड इन द पेशेंट ऑफ 2 टाउन्स। यहाँ पे टाउन ए की बात कर दी और यहाँ पे बात कर दी टाउन बी की, ठीक है। पाई चार्ट में ना आपको कैटेगरी ऑफ पेशेंट गिवन है, जैसे यहाँ पर जो डायबिटीज है वो है 18%, जो हाई बीपी है वो आई थिंक है आपका 13% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, हाई बीपी 13% है। फिर यहाँ पे जो हार्ट डिजीज है ये 22% आपका हो जाएगा। आपका जो ओबेसिटी है ये 34% हो गया, और आपके जो अदर्स हैं ये आपका 13% हो गया। इस तरह से टाउन ए मेंशन्ड है। और अगर मैं बात करूं टाउन बी की, तो डायबिटीज आपका 24%, अदर्स आपका 20% हो गया, ओबेसिटी आपका आई थिंक 26% है, 28% है,
एंड आपका हार्ट डिजीज आपका 30% है, एंड आपका हाई बीपी जो है वो आपका 19% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चीजें मेंशन है हमारे सामने। ये है ओवरऑल, टाउन ए में इतने परसेंटेज लोगों को ये सब बीमारियां हैं, टाउन बी के अंदर इतने परसेंटेज लोगों को ये सारी बीमारियां हैं। बहुत बढ़िया। अब आओ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है? क्वेश्चन में मेंशन्ड है क्या कि इनमें से विच ऑफ द टू टाउन्स हैज अ हायर नंबर ऑफ पर्सन्स विद डायबिटीज। क्या कह रहा है? दोनों टाउन में डायबिटीज वाले ओवरऑल पर्सन्स की संख्या कहां पर ज्यादा है, टाउन ए में या टाउन बी में। अब अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करो, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर डायबिटीज है 18%, यहां पर डायबिटीज है 24%। जिन्होंने जल्दबाजी करी होगी ना, उन्होंने बोल दिया होगा कि बी आंसर होना चाहिए, कि टाउन बी। पर ये आंसर अपने आप में गड़बड़ है। आप पूछेंगे क्यों? 24% तो 18 से ज्यादा ही होता है। बिल्कुल होता है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं पर भी इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी पॉपुलेशन की बात हुई है कि टाउन ए की कितनी पॉपुलेशन है या टाउन बी की कितनी पॉपुलेशन है? बताओ, कहीं पर भी ये बात हुई है? अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लो अगर टाउन ए की पॉपुलेशन है 1 लाख और टाउन बी की पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 1000, उस केस में क्या आएगा आपका आंसर? अगर मैं आपको निकालने की कोशिश करूं, अगर डायबिटीज की बात करें तो आप बोलोगे 18% लोगों को डायबिटीज है, तो यहां पर 18,000 आ जाएगा। वेयर एज यहां पर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं कितने लोगों को डायबिटीज होगा, 1000 का 24%, जो कि आपका 240 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? यहां पर पॉपुलेशन मेंशन्ड ही नहीं है। जब तक हमें ओवरऑल पॉपुलेशन पता ही नहीं है कि टाउन ए बड़ा है, टाउन बी बड़ा है, कितना छोटा है कोई चीज, उनकी पॉपुलेशन जब तक मुझे आइडिया ही नहीं है, सिर्फ मैं परसेंटेज को थोड़ी कंपेयर कर पाऊंगा। ये तो बस ये बता रहा है कि टाउन ए में 18% लोगों को डायबिटीज है, टाउन बी में 24% लोगों को डायबिटीज है। कितने लोगों को डायबिटीज है उसको निकालने के लिए मुझे पॉपुलेशन चाहिए होगी, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। पर क्योंकि मुझे जब टोटल पॉपुलेशन नहीं गिवन, तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट कि टाउन ए में ज्यादा लोगों को डायबिटीज है या टाउन बी में ज्यादा लोगों को। परसेंटेज जरूर बता पा रहा हूं कि परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ टाउन ए में कितने लोगों को है, पर ओवरऑल नंबर्स की अगर मुझे बात करें, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पॉपुलेशन नहीं पता। अगर पॉपुलेशन बी की ज्यादा होगी तो बी की ज्यादा आ जाएगी, राइट। और बाकी केस में अगर ए की बहुत ज्यादा हुई तब ए भी हो सकता है। मतलब कुछ आंसर की मैं क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा जब तक मुझे पॉपुलेशन का नहीं आइडिया होगा। तो ये जो बात कह रहा था ना कि टाउन ए होगा या टाउन बी होगा, मुझे नहीं पता, तो यहां पर मैं कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। मैं यही बहुत बात बोलता हूं, क्वेश्चन आसान आते हैं डीआई के, पर क्योंकि हम लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, कई बार बिना पढ़े आंसर करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में इतने आसान क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। एंड देखो, मैं तो कई बार आप लोगों से डिस्कस कर भी चुका हूं कि आप ना सी सेट के अंदर फेल तब करते हो जब आप आसान क्वेश्चन को या तो छोड़ आते हो या फिर आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हो, और ऐसे आसान क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने होते। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी के साथ लिंक्ड एक और है। अब ये भी एक बार ट्राई करो, इसको समझो। यहां पर कह रहा है कि इनमें से आप ग्राफ को देख के क्या इन्फ्रेंस लगा सकते हो रिगार्डिंग पर्सन विद मोर देन वन डिजीज। यानी कि ये पूछ रहा है कि एक से ज्यादा बीमारियां वाले लोग, मतलब जरूरी थोड़ी है कि एक बंदे को डायबिटीज ही होगा, हो सकता है एक बंदे को डायबिटीज के साथ साथ हाई बीपी भी हो, या एक बंदे को डायबिटीज के साथ साथ कोई ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो। ये बात कर रहे हैं, व्हाट कैन वी से विद अबाउट पर्सन विद मोर देन वन डिजीज फ्रॉम दीज ग्राफ्स। क्या कह सकते हैं उसके बारे में? यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि टाउन ए में ज्यादा लोग होंगे जिनकी एक से ज्यादा बीमारी है, टाउन बी में ज्यादा लोग हो सकते हैं जिनकी एक से ज्यादा बीमारी है। बाकी इस तरह से ये बाकी जो स्टेटमेंट्स कह रहा है कि देयर आर लाइकली टू बी पर्सन विद मोर देन वन डिजीज इन बोथ टाउन ए एंड टाउन बी। अब एक चीज यहां पे इमेजिन करना, यहां पर आपकी एक चीज इमेजिन करना, क्योंकि यहां पे ना लाइकली बोल दिया कि किसके ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यहां पर आप एक बात नोटिस करो, अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ पे ऊपर आऊं, यहां पर आप क्या एक बार सबको सम कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। सबको एक बार सम करो, यहां से 18% ये, 13 ये, तो 31 हो गया, प्लस 22 ये बन गया आपका 53, 53 प्लस 13 बना आपका 66, 66 प्लस 34 बना 100%। आप बोलोगे सर इन सबको ऐड करूंगा तो सारे मिला के 100% आ जाएगा। ठीक है, 100% लोग मतलब सब कवर हो गए यहाँ पे। मतलब क्या हुआ? सब कवर हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 100% लोगों को ये बीमारियां हैं। तो मतलब सारे लोगों को कोई ना कोई बीमारी है, किसी को या तो डायबिटीज है, किसी को बीपी है, सबको यहाँ पे बीमारी है। यहां पर एक से ज्यादा डिजीज किसी को नहीं है। क्यों सर?
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है ना कि यहाँ पर ये ब्रेकअप है उन लोगों का ही जिनको यहाँ पे क्या क्या डिजीज है। तो जब मैंने देख लिया कि 100 के 100% लोगों को कुछ ना कुछ डिजीज है, तो ये तो पूरा 100% है। पर इस केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ऐड करो 20 + 28 48, 48 + 30 78, प्लस 19 97, प्लस 24 आपका 121। इन पांचों को जब आप ऐड करोगे इनकी वैल्यू आती है 121%। अब आप पूछेंगे मेरे से क्वेश्चन, सर आपने तो 100% कहा था, ये 121% कैसे हो गया? मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो एक बंदा है, उसको दो बीमारियां हैं, डायबिटीज भी और हाई बीपी भी, तो भाई वो डायबिटीज में भी आएगा, वो हाई बीपी में भी आएगा, तो वैल्यू जो होगी वो तो 100 से ऊपर चली जाएगी ना इस केस में। अगर किसी बंदे को मान लो पांचों बीमारियां हैं, तो वो डेफिनेटली सभी में आएगा, तो वैल्यू उस केस में 100 से ऊपर चली जाएगी। तो हो पता क्या रहा है, यहां पर आपने देखा सबको ऐड करने में वैल्यू आई 100, यहां पे आपने सबको ऐड किया, उसको ऐड करने के बाद वैल्यू आई 121। ये 121 क्या दिखाती है? ये नंबर 100 से ज्यादा होना क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि बी वाले टाउन के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एक से ज्यादा बीमारी होगी। पर एक केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सबको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 100%, यानी कि हर बंदे को हमें पता लग गया कि कुछ ना कुछ बीमारी है, एक ही बीमारी है। पर बी वाले केस में अंदर ये नंबर 100 से ऊपर आया, विच क्लियरली इंडिकेट्स द फैक्ट कि बी वाले केस में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एक से ज्यादा बीमारी होगी। तो यहां पर अगर हम नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी, देयर आर लाइकली टू बी पर्सन्स विद मोर देन वन डिजीज इन टाउन बी। क्योंकि जब 121 लोग हैं वहां पे, मतलब 121% जब वैल्यू आ रही है, तो कुछ लोग होंगे ही होंगे जिनको एक से ज्यादा बीमारी होगी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या बात समझ पाए? तो थोड़ा सा ना ये वाला क्वेश्चन टफ था, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो फिर सॉल्व करना कई बार मुश्किल हो जाता है, बट ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस के साथ इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसके 4-5 क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग। इन सब के जो आंसर्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे जो PDF शेयर करूंगा इसकी, तो उसमें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये पूरा ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चंस का पूरा सेट है, तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा एंड अच्छे से पढ़िएगा हर क्वेश्चन को, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, कहाँ पर एवरेज पूछा हुआ है, कहाँ टोटल नंबर पूछा हुआ है, अकॉर्डिंगली अच्छे से आंसर करिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि द फॉलोइंग 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज इंपोर्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील। समझो इस बात को, यहाँ पे कह रहा है कि 3 अलग अलग तरह की स्टील हैं, उनकी इंपोर्ट की बात करेंगे, कितना सामान बाहर से मंगाया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ अ ईयर, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। और साथ में इसने एक चीज और बोल दी, द फिगर्स इन द ब्रैकेट्स इंडिकेट एवरेज कॉस्ट पर टन ओवर 6 month पीरियड, ठीक है? नो वरीज। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ की तरफ आते हैं, पहली बात तो यहाँ पे ना इसने हमें यहाँ पे जो चीजें मेंशन है कि ये वाला जो पूरा व्हाइट वाला है इसको यहाँ पे कॉइल मेंशन है, ये वाला जो लाइंस की तरह से है इसको शीट, और तीसरा है स्क्रैप। तो ये जो बात कर रहा था ना 3 अलग अलग तरह के स्टील्स की, वो कुछ और नहीं, वो कॉइल, शीट और स्क्रैप ही है। और यहाँ पे जो मेंशन था कि क्या मेंशन है, एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट इसकी कॉइल की $320, शीट की 256, स्क्रैप की 175, ये हमें मेंशन है। और हर मंथ का हमें कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू दे रखी है। जैसे अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी मंथ में क्या हो रहा है, यहां पर मेंशन क्या है, थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ इंपोर्ट। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 26,000 है ना, 26 मेंशन है यहाँ पे, तो 26 का मतलब 26 नहीं है, 26 का मतलब 26,000 है। क्यों? यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टन्स इंपोर्ट है। तो तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, जनवरी के लिए भी, कॉइल की भी, शीट की, स्क्रैप की, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर मंथ की हमारे पास इस तरह से डेटा अवेलेबल है। तो एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, एक तो ये भी नोट कर लिया कि यहाँ पे थाउजेंड्स हैं, टाइप ऑफ स्क्रैप देख लिया, टाइप ऑफ मंथ्स देख लिए, एंड कितना इंपोर्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पे डेटा है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पर पूछ रहा है बाय हाउ मच measured in thousands of tons did the import of sheet steel exceed the import of coil steel in the first 3 months of the year। पहली बात उसने क्या किया, साल के पहले 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों की बात करनी है। और बात किसकी होगी, एक तो शीट स्टील की होगी। शीट कौन सा है, ये वाला जो आपका लाइंस के साथ है, और दूसरा क्या है, कॉइल स्टील। कॉइल कौन सा है, पहले वाला। ये पहले दोनों का आपको कंपैरिजन करना है फर्स्ट 3 महीनों के लिए, एंड आपको उनका फर्क निकालना है कि कितना डिफरेंस हमें यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, जो हम बात करते हैं शीट स्टील की। शीट स्टील का जनवरी मंथ में आपको 40 आ जाएगा, यहां पर ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 37 है,
ये थोड़ी सी उससे कम है, ये 36 के आसपास देखने को मिल जाती है, राइट। फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें देखना है आपके कॉइल को। कॉइल का जनवरी में 30 है, ये आपका 31 के आसपास है, एंड ये जो वैल्यू है आगे अप्रोक्सीमेटली 33 देखने को मिल जाती है। बस एक बार आपने वैल्यूज देख ली। अब देखो ना, बहुत सारी जगह पे ना छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको हेल्प करूंगा। अब कुछ बच्चे होंगे जो पहले सबको ऐड कर देंगे, फिर ये 30, 31, 33 को ऐड कर देंगे, फिर उनको माइनस करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हर चीज के लिए आपको अगर पेन पेपर लेके बैठोगे ना, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली देखो ना यार, यहाँ पर 40 और 30 का डिफरेंस कितना है, 10 का। यहाँ पर आपका डिफरेंस है 6 का, यहाँ पर आपका 3 का डिफरेंस है, तो डायरेक्टली ऐड करो, 10 + 6 16 + 3 19, 19 का टोटल फर्क है, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 19। तो बहुत बार ना क्या होगा, जब आपके ऑप्शंस पास पास नहीं होंगे तो हर जगह के ऊपर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जहां पर आप फटाफट करके टाइम अपना सेव कर सकते हो। आगे आ जाते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस केस में नोटिस करो, यहां पर कह रहा है व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर द 6 मंथ पीरियड। देखो यहां पर पहले तो पढ़ना है किसकी बात हो रही है, शीट स्टील की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ फोकस शीट के ऊपर रहेगा, सारे के सारे महीनों के ऊपर फोकस रहेगा, 6 के 6 महीनों की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो शीट स्टील थी ना, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पे 40 है, सब जगह के ऊपर 6 के 6 की यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लोगे, हर महीने की कितनी वैल्यू है, जितनी वैल्यू आई उसको ऐड ऑन करना है। एक बार आपने ऐड ऑन कर दिया, फिर क्या करोगे आप उसमें, फिर उस केस में हम उसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 256 से। क्यों, क्योंकि यहां पर शीट का कितनी कॉस्ट है, 256 है ना, तो उससे हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्लियर है ये बात, ठीक है। क्योंकि पूछा क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर द 6 मंथ पीरियड, तो टोटल हमने देख लिया, एंड उसकी वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। हालांकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ मेंशन होना चाहिए था, राइट, तो 1000 मेंशन होता तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास आता था, बट ठीक है, अकॉर्डिंगली इन ऑप्शन में वो चीज हम निकाल सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर ना आपको हर चीज में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे वॉट एवर इन 6 के 6 को जैसे आप ऐड ऑन करोगे, 6 वैल्यूज आप ऐड ऑन कर ली, ठीक है, फिर आप उसको 256 से मल्टीप्लाई करने जाओगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट डेसिमल तक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप नोटिस करोगे ना कि आपके ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ये एक 45,000 बता रहा है, ये 50,000, ये 55,000, ये 65,000। ऑप्शन जब इस तरह से काफी दूर दूर होते हैं ना, उस केस में आपको एंड तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक रफ आइडिया होगा कि हाँ चलो इसका आंसर 55,000 के आसपास आ रहा है, और क्योंकि एक ही ऑप्शन है उस रेंज में, तो आप अकॉर्डिंगली उसको डायरेक्टली टिक मार्क कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट, हर जगह के ऊपर आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन दूर दूर है ना, तो देन देयर इज नो नीड टू डू द कैलकुलेशन टिल द वेरी लास्ट पॉइंट, क्लियर, राइट। एक और क्वेश्चन आप देख लेना, इस पर्टिकुलर का ही मैं आंसर आपको दे दूंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ और क्वेश्चन। यहां पर क्या है, यहां पर बात हो रही है दो फ्रूट सैलेड्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो टफ क्वेश्चन है मैं आपको करा देता हूँ, बाकी तो देखो आसान से क्वेश्चन है इसमें। जैसे ये यहाँ पे ऐसा कुछ है, राइट, यहाँ पर मेंशन्ड है 1995 से लेकर 2000 तक के ईयर्स, एंड यहाँ पे मेंशन्ड है एवरेज प्रॉफिट इन थाउजेंड्स के अंदर कितना प्रॉफिट है। यानी कि अगर मान लो ये वैल्यू देखोगे, ये 4 तो है, पर 4 के साथ 1000 भी साथ में है, राइट। और यहाँ पर दो आपके जो फ्रूट सेलर्स हैं उनकी बता रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपका ए है, राइट, और अगर मैं बात करूं बी वाले की, तो बी वाले की वैल्यू कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। अब बाकी सब क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, मैं आपको एक बार बताना चाहता था ये वाला क्वेश्चन। यस, यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम 1997 टू 2000। 1997 से लेकर 2000 तक बी का एवरेज प्रॉफिट का क्या ट्रेंड रहा। अब इस पिक्चर को देखो, मुझे बताओ बी कौन सा है। आप बोलोगे सर ये है बी, यही है बी, बिल्कुल। अब उसने पूछा है 1997 से लेकर 2000 तक, इस वाले टाइम पीरियड के अंदर आप एक बार बी का ट्रेंड बताओ। आप नोटिस करोगे कि सर यहां पर ये कांस्टेंट रहा, फिर ये इंक्रीज हो गया, फिर आगे भी ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हो क्या रहा है, या तो वो कांस्टेंट है या वो इंक्रीजिंग है। जब भी हम ऐसी बात करते थे कांस्टेंट या इंक्रीजिंग की, हम इसको क्या बोल देते थे, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या था, यही तो मीनिंग था कि भाई या तो बढ़ रहा है या फिर उतना ही रह रहा है, कम नहीं हो रहा, दैट इज नॉन डिक्रीजिंग। तो यहां पर भी जो मैंने आपको बी का ग्राफ दिखाया 1997 से लेके 2000 के बीच में, यहां पर कांस्टेंट था कुछ एरियाज के अंदर,
कुछ एरियाज के अंदर आपका इंक्रीज हो रहा था। तो यानी कि इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, इस चीज को मैं नॉन डिक्रीजिंग बोल सकता हूं। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन भी आप यहां पे कर पाओगे। यस। उसके अलावा आप ये देख सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। ये तो आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये तो, राइट? इसमें तो कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। यहां पर कह रहा है डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। तो ये रहा 1998, ये ए का प्रॉफिट एवरेज, क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ही है ना, एवरेज प्रॉफिट ए का और ये बी का। बी की अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट की तो वो है आपका 350, सॉरी 3.5 है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 आ जाएगा। ए की बात करें, ए का जो प्रॉफिट है ना 3 से थोड़ा सा कम है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 2900 मान सकते हैं। अब जब भी आपसे वो पूछ रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए का डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअल में ना हमें करना कुछ नहीं है, हमें बी माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। बी आपका 3500 है, ए आपका 2900 है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी +600। समझ रहे हो? यहां पर ये जो साइंस है ना आपके माइनस प्लस, ये क्या है? माइनस साइन का मतलब एक्चुअल में जब उसने ऐसे पूछे ना बी और ए का डिफरेंस बताओ, तो आपको बी माइनस ए करना है। अब बी माइनस ए पॉजिटिव आ रहा है तो +600। अगर वो कहता ए माइनस बी, या रदर आई शुड से डिफरेंस ऑफ ए ओवर बी, वो लिखता, तो उस केस में आंसर आता -600। तो ये पॉइंटर्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे कि पूछा किसका है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको ये माइनस और प्लस का भी ध्यान डेफिनेटली यहां पे रखना पड़ेगा, ताकि आप किसी क्वेश्चन का उल्टा आंसर ना कर दो। ऐसा ना हो कि वो पूछ रहा है ए और बी का इंपैक्ट और आप बी का ए पे देखने लग जाओ, तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, एक सेट और ट्राई कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए ट्राई कर लीजिएगा। एक सेट हम और ट्राई कर लेते हैं, ये टीचर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। हाँ जी, यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर उसने 2 फिगर्स दे रखी हैं। ये है आपकी फिगर 1 और यहां पे इसने बात करी है फिगर 2 की। अब यहां पर क्या हुआ है, उसने ना पहले फिगर के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे आपके फिजिक्स के टीचर हो गया, ठीक है ना, और भी यहाँ पे टीचर्स हैं आपके मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से 6 सब्जेक्ट्स के आपके टीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और उनमें भी वेरिएशन है, जैसे ये है आपके मेल टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये फीमेल टीचर फिजिक्स के, ये दूसरे सब्जेक्ट के मेल टीचर, ये दूसरे सब्जेक्ट के फीमेल टीचर, इस तरह से ये सारी वैल्यूज हैं। ये है फिगर 1 जो दिखाता है नंबर ऑफ प्रोफेसर इन डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन में कितने प्रोफेसर हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड अकॉर्डिंगली उनको सेक्स के हिसाब से डिवीजन है, मेल और फीमेल के हिसाब से। ये फिगर 1 बात करता है। फिगर 2 बात करता है फिजिक्स प्रोफेसर के बारे में। यहां पे नोटिस करो, सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हुई है, सिर्फ फिजिक्स के प्रोफेसर की। जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं उनकी क्या एज है, उसके हिसाब से डिवीजन है। 40% आपके फिजिक्स प्रोफेसर 35 से 44 एज ग्रुप में है, एंड बाकी इस तरह से और एज ग्रुप्स का भी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बात सारे प्रोफेसर्स की नहीं है, यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के प्रोफेसर्स की है। चलो ठीक है, ये बात अगर पता लग गई है तो क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। यहां पर कह रहा है हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग टू द ग्रुप 35 to 44। कैसे निकालेंगे? आप यहां से देख तो पा रहे होंगे कि 35 to 44 40% आपके प्रोफेसर हैं फिजिक्स के जो इस एज ग्रुप में है। पर नंबर कैसे आएगा? अरे वो नंबर आएगा पहली फिगर से, आपको कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे यहां पे इस चीज को नोटिस करो, फिजिक्स में आपको प्रोफेसर देखने को मिल रहे हैं कितने, 32 आपके मेल हैं और 8 आपकी फीमेल है, यानी कि टोटल 40 आपको प्रोफेसर देखने को मिलेंगे फिजिक्स के। कितने? 40। और टोटल कितने हो गए? टोटल 40 प्रोफेसर हो गए फिजिक्स के। और वो कह रहा है फिजिक्स प्रोफेसर में 40% क्या है, 40% आपके इस एज ग्रुप में है। तो डेफिनेटली 40% क्या होता है, 0.4। तो यानी कि 16 ऐसे प्रोफेसर होंगे जो यहां पर आपके इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। बहुत आराम से कर लोगे, आपको ना इनफैक्ट ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत ही नहीं है। हाईएस्ट रेशियो देखना है ना मेल टू फीमेल, आप ये देख लो कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर मेल बहुत ज्यादा है एंड फीमेल बहुत कम है, तो मे बी उस केस में आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बताता हूं, जैसे इस केस में नोटिस करो, केमिस्ट्री में तो फीमेल बहुत ज्यादा है, बॉटनी में भी फीमेल बहुत ज्यादा है, यहां पर भी फीमेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू। अब आंसर आएगा आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स या आपका इकोनॉमिक्स में। जैसे फिजिक्स की बात करें तो 32/8 ये आ जाएगा 4। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करूं ये आएगा आपका 28/8, ये 4 से नीचे आएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये आएगा 24/8, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो आपका आंसर फिजिक्स ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा है। तो फटाफट ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। और क्या है, कितने परसेंटेज साइकोलॉजी प्रोफेसर फीमेल है, ये भी बहुत आराम से कर दोगे, यहाँ पर भी आपको पहले से मिल जाएगा। साइकोलॉजी की बात करनी है, ये रहे आप साइकोलॉजी के ऊपर, 4 आपके मेल हैं, 6 आपकी फीमेल है।
तो कितने हुए, 10 में से 6 फीमेल हुई तो 60% आपके फीमेल हो जाएंगे। बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। यहां पर क्या पूछ रहा है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25 to 30 equal 25% of all the physics professor in that age group, what is the number of male physics professor in the age group 25 to 34? बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रही है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या करें, पहले तो एक काम करो, फिजिक्स के टोटल प्रोफेसर हमें पता है 32 वो और 8 वो, टोटल 40 प्रोफेसर हैं, ठीक है टोटल, राइट। और इसमें हमें कौन सा एज ग्रुप बोला है, एज ग्रुप हम देखेंगे 25 से 34 वाला, 25 से 34 ये वाला एज ग्रुप है, राइट, जो कि आपको ये दिखा रहा है, ये वाला कितने परसेंट है, ये 30%। यानी कि इन 40 में से जो 30% होगा वो इस एज ग्रुप को बिलोंग करता है। 40 का 0.3 कितना हुआ, 12। तो दरअसल में ना 25 से 34 के बीच में, 25 to 34 के बीच में टोटल 12 ऐसे प्रोफेसर हैं जिनकी एज ग्रुप ये वाली है। बहुत बढ़िया। अब 12 तो हो गए टोटल प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन द एज ग्रुप 25 to 34। पर ये थोड़ी पूछा है, उसने हमसे पूछा है मेल फिजिक्स प्रोफेसर कौन कितने होंगे इस एज ग्रुप में। आप नोटिस करोगे 25% तो कौन है इस एज ग्रुप में, महिलाएं। अगर 25% महिलाएं हैं तो बाकी का जो 75% होगा वो होगा मेल, बिल्कुल होगा। तो यानी कि ना इस 12 का 75% ये होंगे हमारे नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। और यही हमसे पूछा था कितने मेल फिजिक्स प्रोफेसर हैं इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 9। क्लियर हुई है बात, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन, अगर लंबा स्टेटमेंट भी है ना, ऐसे लंबे स्टेटमेंट को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप उसको एक बार देखिए, समझिए कि क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, उससे मैं कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। मैं फिर से एक बार लास्ट में रिआइट्रेट कर दूं, आपको ना प्रोसेस क्लियरिटी होनी चाहिए, कैसे कैसे इसका प्रोसेस था। जैसे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे आपको क्या चीज पढ़नी है, एक्स पे, एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, उन सब चीजों को पढ़ना है। इसके अलावा जो कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे एडिशनल, वो आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वहां पर जाके इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, प्लस एट द सेम टाइम उनका जो आंसर होगा वो आपको उसी टेलीग्राम के ऊपर जो पीडीएफ शेयर होगी उसके अंदर आपको उनका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।